नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 16 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज विजय दिवस भी है, ठीक है। तो इसके मतलब आज ही के दिन विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। और हम लोग इस वीडियो में सारे जो 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स है उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। बहानों से ज़्यादा अपनी हिम्मत को मजबूत करो, सफलता मिलना तय है। बिल्कुल सही बात है। जो बहाना हम लोग करते हैं ना, आज ये है आज वो है ना, तो अगर उससे ज़्यादा हम लोग अगर अपना हिम्मत करके मेहनत पे लगन से मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ बहाना नहीं करना है और सफलता के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना हिम्मत करके आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2010 से 2021 तक किस देश में सड़क यातायात मृत्यु दर में वृद्धि हुई है? देखिए, WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा गया है कि जो वैश्विक दुर्घटना है वो तो कम हुआ है, लेकिन भारत में जो एक्सीडेंट है मतलब 2010 से 2021 के बीच वो बढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये ऑप्शन नंबर बी भारत इसका सही आंसर है ना। यहाँ देखिए, विश्व स्तर पर सड़क पर होने वाले मौतों में कमी आई है, लेकिन भारत में इससे वृद्धि हुई है, यह WHO का रिपोर्ट कहता है। 2010 से 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क यातायात में होने वाले मौतों में 5% की कमी आई है, जो कि टोटल कितना हो गया, 1.19 मिलियन हो गई है, ठीक है। 5% का इसमें गिरावट देखा गया है, ठीक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 108 देशों में सड़क पर होने वाले मौतों में के मामलों में कमी दर्ज की गई है। WHO की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत में सड़क यातायात में होने वाले मौतों की कुल संख्या 2010 में 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 लाख हो गई है। यानी कि 20 लाख जो है, लगभग 20,000 इसमें मौतें बढ़ गई है। 10 देशों में सड़क यातायात से होने वाले मौतों में 50% से अधिक कमी आई है। 35 देशों ने सड़क यातायात से होने वाले मौतों में 30 से 50% की कमी आई है, लेकिन भारत में वहीं पे वृद्धि देखी गई है। 2019 में सड़क यातायात दुर्घटना में 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण थी। 2/3 मौतें कामकाजी उम्र के लोगों की थी। पिछले दशक में सड़क यातायात में होने वाले मौतों की संख्या 5% की कमी आई है। सड़क मृत्यु दर 2010 में प्रति 1 लाख लोगों पर 18 से घटकर 2021 में 1 लाख पर 15% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सड़क यातायात में 28% मौतें WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हुई, जबकि 25% मौतें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हुई, ऐसा WHO रिपोर्ट के द्वारा कहा जाता है। 19% मौतें जो है वो अफ्रीकी क्षेत्र में हुई और 12% मौतें अमेरिकी क्षेत्र में हुई, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। अब WHO की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम है। ये डॉक्टर टेड्रोस एधनोम, ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा WHO का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 7वां UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये कब मनाया गया है? तो 15 से 21 मई 2023 को मनाया गया था। इसका मुख्य विषय था स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रीथिंक मोबिलिटी, ये इसका मतलब इस बार का थीम था। उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया।
महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार करना। ठीक है, इस महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के मेगा कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बाजरा किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को असंख्यात लाभ पहुंचाता है। यह वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाजरा की खेती के लिए न्यूनतम पानी, कम कार्बन फुटप्रिंट और सूखे की स्थिति में पनपने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मिशन के हिस्से के रूप में कई राज्य बाजरा मिशन और परियोजनाओं को शुरू की गई है। यह उत्सव 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ। यह आयोजन 22 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में उत्सव के बाद हुआ, ऐसा ये कहना है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये उत्सव पहले जकार्ता, इंडोनेशिया में 22 से 26 नवंबर तक हुआ था, उसके बाद ये 15 दिसंबर को यहाँ पे उत्सव के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसरो के चेयरमैन के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? तो इसरो के चेयरमैन कौन है? तो अभी एस सोमनाथ हैं, ये याद कर लीजिएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ, है ना। इनके अनुसार जो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा उसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2028। ठीक है, इसरो ने 4 साल में चंद्रयान 4 लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके साथ साथ इसरो अगला 4 साल के बाद चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। इसके अध्यक्ष सोमनाथ ने यह कहा, चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसके लिए विजन 2047 के बारे में भी विस्तार से बताया। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो मॉड्यूल है वो 2028 तक लॉन्च हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है। इसमें रोबोट की मदद से प्रयोग करने की क्षमता होगी। राष्ट्रपति भवन में एक व्याख्यान के दौरान सोमनाथ ने कहा कि निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण एक प्रयोग अगले 3 से 4 महीनों में शुरू की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पाडेक्स जो है यह प्रयोग स्वतः डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करेगा, यह इसमें कहा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसरो से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में याद कर लेते हैं। जैसे SWIS और स्टेप्स उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित है? तो स्वीज और स्टेप जो उपकरण है ये इसरो के आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट्स से जुड़ा कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो कुलशेखरपट्टिनम ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंद्रयान मिशन में चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक तापमान क्या दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा पर जो तापमान दर्ज की गई है वो है 70 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि आइस ट्रैक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसरो किस संस्थान के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला इंजन विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है बार्क के साथ, BARC, बार्क, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलके ये जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन का विकास कर रहा है। इसरो ने किस वाहन को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए घोषणा किया है? तो लघु उपकरण यानी कि स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ये इसे याद कर लीजिएगा, SMVL जो है उसको, ये लघु उपकरण प्रक्षेपण यान को जो है ये इसरो जो है निजी क्षेत्र में दे देगा, एजेंसी को दे देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो किस देश के साथ 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन शुरू करने की सहमत हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी कि इसका
जो स्पेस एजेंसी है नासा के साथ मिलकर काम करेगा 2024 में। ठीक है, इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि SMOPS 2023 की मेजबानी की है? तो ये किया है इटली के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, इटली। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड अब हम लोग का क्वेश्चन ये देखिए, ये भारत का स्पेस स्टेशन ऐसा होगा। स्पेस स्टेशन का क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे तैरता हुआ एक घर है, एक कमरा है, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे और सारे जो काम होते हैं एस्ट्रोनॉट्स के वो सारे काम वहाँ पे करेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? यानी कि रेलवे का जो पेंशन अब वितरित कौन करेगा? तो अभी करेगा बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है ना, रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं मारिएगा, ये याद कर लीजिएगा ना। आरबीआई ने इसे अधिकृत कर दिया है बंधन बैंक को कि आप रेलवे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन देंगे। बंधन बैंक को भारतीय रेल की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई ने इसको अधिकृत कर दिया है। प्राधिकरण, इस प्राधिकरण के साथ बंधन बैंक को रेल मंत्रालय के सभी पूर्ण जो कर्मचारी को पेंशन देने की अनुमति होगी। इसकी भारतीय रेलवे के सभी कार्यालयों में हर साल औसतन लगभग 50,000 भारतीय रेलवे सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच होगी। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बंधन बैंक की बात करें तो यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है यानी कि प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर घोष ये इसके एमडी और सीईओ है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आने वाला क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एफडीआई के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान वापस पा लिया है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो प्राप्तकर्ता राज्य है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र देश में फिर से शीर्ष स्थान पा लिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को पिछले 3 महीनों में 28,868 करोड़ रुपए तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, एफडीआई, है ना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एफडीआई के आंकड़े के अनुसार राज्य को देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान फिर से मिल गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो मुंबई के महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र जो है उसका राजधानी मुंबई है। वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और जो उप मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति निष्क्रियकरण और विकास पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? यानी कि हु हैज़ रिसीव्ड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द डिसर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2023? तो अभी ये मिला है अली अबू आबाद को और डैनियल बेरेमबोइम को, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए 2023 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो अली अबू आबाद को और डैनियल बेरैन बोइंग को मिला है। यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता की, यानी कि ये जूरी मेंबर में अध्यक्ष थे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। मेस्ट्रो बेरेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर हैं जो दुनिया के कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं इसके बारे में ये सब दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो बाराकूडा है। ये लॉन्च की गई है। इसका नाम जो है
ये किस प्रजाति के ऊपर रखा गया है? तो ये जो है मछली के ऊपर रखा गया है, बाराकुडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये जो भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा, ये मछली की प्रजाति पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मछली। ठीक है ना। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक नाव है, इसका नाम है बाराकुडा। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन का उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए बाराकुडा को 13 दिसंबर को आलापुझा के अरूर के पास स्थित नोवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट के यार्ड में लॉन्च किया गया। इसका नाम तेज लंबी मछली बाराकुडा के नाम पर रखा गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। 14 मीटर लंबा, 4.4 मीटर चौड़ा और जहाज जो है वो 12.5 समुद्री मील यानी कि 23 किलोमीटर प्रति घंटा की शेष गति से चल सकता है, इसमें ये कहा गया है, ये याद कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए यही मछली है बाराकुडा, इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में आईएनएस तारमुगली को किस स्थान से नौसेना में शामिल किया गया है? तो अभी आईएनएस तारमुगली को नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि कमीशन किया गया है, और ये विशाखापट्टनम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, विशाखापट्टनम। ठीक है। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में आईएनएस तारमुगली को शामिल किया गया। वाइस एडमिरल संदीप नौथानी वीएसएम चीफ ऑफ मेटेरियल भारतीय नौसेना ने इसे कमीशन किया। आईएनएस तारमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ये याद कर लीजिएगा, फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये ट्रिंकट क्लास एफएसी है, जिसे 2006 में भारत द्वारा मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्सेस को उपहार में दिया गया था। जहाज मई 2023 में वापस लौटा। ठीक है। आईएनएस तारमुगली उन्नत एमटीयू इंजन, 30 मिलीमीटर बंदूक और एक उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग और बेंगलुरु स्थित आईडीआरएस लैब्स के वैज्ञानिकों ने 13 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए एक्कोसाइट टैबलेट विकसित करने की साझेदारी की है? तो ये जो एक्कोसाइट टैबलेट है, ये कैंसर की बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये साझेदारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कैंसर का इलाज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसे देख लीजिएगा। 13 दिसंबर को यह किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जी प्रसाद गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ये बी है, और ये तीसरे मतलब तेलंगाना के तीसरे विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जी प्रसाद कुमार। ठीक है। सत्तारूढ़ आपको मालूम होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार बनी है, और अन्य 3 राज्य में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। जी प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया है, क्योंकि 13 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने तक कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। वह तेलंगाना विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष हैं, ये भी याद कर लीजिएगा ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना विधानसभा के पहले दलित स्पीकर का नाम क्या है ना। तो ये हो जाएगा जी प्रसाद कुमार, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। इसका जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को की गई थी। विधानसभा सीट 119 है और लोकसभा सीट 19 है, और राज्यसभा सीट 60, जिला 33। तेलंगाना उच्च न्यायालय यहाँ पे है, और तेलुगु और उर्दू यहाँ पे भाषा बोली जाती है। उसके साथ साथ झील कौन कौन सा है, तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। बहुत सारा झील है, जैसे उस्मान सागर झील, ठीक है, सफ़ी गुंडा झील, सरूर नगर झील, ठीक है, सिमरपेट झील, ये सब है, अलवाल झील। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना, और ये सब नदी वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। चलिए
बोनालू त्यौहार और बथुकम्बा त्यौहार ये तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है, ये भी याद कर लीजिएगा। काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तेलंगाना में स्थित है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।